फिर और मैं क्वेश्चन कर दीजिए। क्वेश्चन क्या भेजता? चलिए ये बताइए पहले फिशनेस कंप्लीट हुई है कुछ रहेगा क्वेश्चन? डाउट है भाई फिशनेस में? बोलिए भाई, मिसलेस में कोई डाउट है क्या? नमस्ते बेटा, नमस्ते हर्ष का नमस्ते। बताइए कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेस का है ना, 12 में रह गया, 8 हो गया, 12 रह गया। 8 तो मैंने यही कराए थे। अच्छा क्वेश्चन 8 तो नहीं करा था, 8 क्वेश्चन नहीं तो क्या 8 क्वेश्चन कराए हुए हैं, मतलब पहले प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी 8 क्वेश्चन तो कराए थे मैंने यार। क्यों जे 8 क्वेश्चन तो मैं कराया हुआ शायद ये मैंने तो पूरे सारे करने थे, मैंने कहा सारे से करने हैं। हाँ जी भैया कराए थे, समझ नहीं आ रहे थे कभी। चलो ठीक है, कोई नहीं, रिपीट कर देंगे यार, क्या हो गया। और किसी को कोई डाउट है? इसने हर्षता, वैष्णवी, मानवी, कोई डाउट है क्या? चलो देखते हैं भाई 8 क्वेश्चन भाई, एक बार 8 क्वेश्चन का डाउट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता शो दैट फॉर एनी सेट्स A and B A is equal to A intersection B union A minus B ठीक है। प्रूफ करना यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स यानी आपको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स प्रूफ करना कि A is equal to A intersection B union A minus B। ये मुझे आपको प्रूफ करके दिखाना, ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू A आएगी, इसलिए A intersection B union A minus B की वैल्यू। अब देखते हैं कैसे करते हैं ये बात को। मैंने आपको कहा था रचित थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है आसान, उसका तो आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, वो तो आपके पास काफी अच्छा है, थोड़ा सा बस और देखिए ध्यान से। अब ये A minus B है, मैंने आपको कहा था इसको आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज करेंगे। तो कैसे करें, क्या मैं इसको कहूं A इंटरसेक्शन B यूनियन, ये लो आप राइट हैंड साइड ले रहे हो, राइट हैंड साइड, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये लो आ गया, यानी कि B को छोड़ करके A के साथ जो उसका इंटरसेक्शन होगा। सही बात है ना, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि A में से B का एलिमेंट हटा दो, उसने कहा जो B के हटा करके एक साथ इंटरसेक्शन। अब आप यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो, लगा दो अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है भैया। तो A जहां तक यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, बीच का इंटरसेक्शन से जाएगा B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। से लिखा कब लिखा A यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, बीच का इंटरसेक्शन से जाएगा B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत आता किसी को? हाँ है ना। अब देखो A का B कॉम्प्लीमेंट से कॉमन, जो भी कॉमन आएगा उसका एक साथ यूनियन, तो बात तो यही रहेगी। मैं आपको देखो ना A का B कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन, A का B कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन, तो जो भी कॉमन आएगा A का B कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका एक साथ यूनियन, तो A मिलने वाला है, तो आप कॉमन सेंस की बात है। रही बात इनकी, इसको आप देखिए B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो ऐसे आएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A, B यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का B और B का ना होने का कॉम्प्लीमेंट, भाई B और B के ना होने का B का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो रहेगा तो यूनिवर्सल सेट, हाँ है ना। और बीच में क्या था इनके इंटरसेक्शन। अब यूनिवर्सल ना B यूनियन को मिल रहे हैं, तो B यूनियन A मिलने वाला, और उसका कॉमन निकालने A। आप 1 by 1 स्टेप सोल्व कीजिए, क्वेश्चन अपना हो जाएगा 1 by 1, यानी कि 1 by 1 सोल्व करेंगे, ठीक है।
समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो बताओ। चले आगे भाई, चले चलिए भैया। अब कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन भैया है ना, बाकी सब हो गए। 12 का ना, 12 क्वेश्चन नंबर 12। अरे क्वेश्चन नंबर 12 का ना 12 है ना। फिर पढ़ाएंगे हम आज चैप्टर नंबर 2। क्या पढ़ाएंगे? चैप्टर नंबर 2। बाकी सब हो गया। क्वेश्चन भेजे नहीं, क्वेश्चन भेज देते। चलो आज चलो भेजेंगे, कल मुझे सुबह याद आ जाए, एक बार फोन करके, ठीक है? मैं भेज दूंगा क्वेश्चन। आइए भैया, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा जल्दी, 13 मिनट लेट हो। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 8 मिनट। जरा ये 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, प्लीज एक बार देखिए क्या क्वेश्चन है। इसका कहा फाइंड सेट्स A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty। मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन रहना चाहिए। एंड इन तीनों का जो कॉमन हो क्या होगा? 5 होगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है यार। बस सेट कैसे बनेंगे? आओ जरा देखिए, इसने क्या कहा आपसे? कह रहा आपको सेट्स बनाना। फाइंड सेट्स A, B and C। कह रहा कि A इंटरसेक्शन B is not equal to 5, B इंटरसेक्शन C is not equal to 5, A इंटरसेक्शन C is not equal to 5। मतलब A, B, C यानी A का B को कुछ होना चाहिए, B का C में और A का C में। बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना होना चाहिए? इन तीनों का आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए यार। तो बहुत सिंपल सी बात है। लोग देखो, मान लो मैं बात करूं A इक्वल टू मान लिया आपने 2 3, B इक्वल टू मान लिया 3 4 और C इक्वल टू मान लिया 1 2। चलेगा मैंने? और एक चीज लेनी पड़ेगी यहाँ आपको 4 ले लें यहाँ पे। क्यों? देखो A इंटरसेक्शन B कुछ कॉमन है? क्या है कॉमन? B इंटरसेक्शन C क्या कॉमन है? ठीक है। A इंटरसेक्शन C क्या कॉमन है? पर अगर मैं कहूं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, पहला आप खुद दो निकालो। पहला A और B का कॉमन निकालो। 3 आया क्या? 3 कॉमन है C के साथ, तो कितना आ गया? इसका जनरल कोई नहीं, तो सेट देखो क्वेश्चन लिखा आपके सामने। हां सेट नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, सेट पूछा आपसे तो लिखा तो क्वेश्चन में फाइंड सेट्स A, B and C। ठीक है, कोई दिक्कत है? 5th क्वेश्चन भैया, show that if A is a subset of B। लो जरा एक बार ये भी देख लो, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, सेट से भी और कॉन्सेप्ट से भी, यानी प्रॉपर्टी से भी। सेट की प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे भी आपको। आइए मैं इसको रख कर दूं भाई। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 भी देखे जाए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात तो करनी है एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछ रहे हैं लोग। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आपसे, सुनो ध्यान से भैया। 5 में आपसे कहता है कि शो दैट if A is the subset of B, A is the subset of B and then prove करना आपको क्या कि C minus B is the subset of
याद रखोगे साहब, वो क्यों बता दूं मैं, जब ए सबसेट होगा बी का, तो ए सबसेट है बी का, तो ए के सब एलिमेंट बी में होंगे और बी एक सुपरसेट होगा। मतलब एक पहले प्रैक्टिकल बात समझो, अगर ए सबसेट है बी का तो ए के सब एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो गए, तो बी का वो सुपरसेट हुआ ना हुआ, तो बी के एलिमेंट ज्यादा होंगे। अब मान लो सी एक सेट है जिसके ए के अंदर भी एलिमेंट मिलते हैं और बी के मिलते हैं, तो मान लो आप सी में बी घटाएंगे तो कम एलिमेंट बचेंगे ना कंपेयर टू सी माइनस ए के, तो सी माइनस ए क्या होगा, बड़ा सेट हो जाएगा। हमारे पास प्लान में आओ जरा पहले प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर प्रूफ कराता हूं आपको। मान लो a इक्वल टू आपके पास 1 2, b इक्वल टू है 1 2 3 और c इक्वल टू है, अब ठीक है, अब आप तो c माइनस b कितना मिलेगा 4 और c माइनस a और c माइनस b सबसेट होगा है ना। पर हमें थोड़ा दिखाना, हमें तो कैसे दिखाना, जनरली प्रूफ करना है। तो आप देखिए ध्यान से कैसे करते हैं, आइए ध्यान से। इस तरह कि A सबसेट है B, हाँ है ना, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आपको मार्क्स निकलेंगे, ऐसा आपको बस समझाने के लिए था। ये करना कैसे, जरा देखिए ध्यान से। भाई हमने कहा कि लेट x belongs to c minus b, हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग कर रहा होगा c में एंड x does not belongs to b, सही बात है, सही लिखा मैंने तो लिखा, बताओ। जब c minus b सबसेट है c minus a का, तो देन सेम होगा x belongs to c and x does not belongs to a, but according to question A is the subset of B, हाँ है ना। अब खुद हमने क्या कहा आपसे कि x बिलोंग करता है C में, पर B में ये जो C में C करेगा, ये x बिलोंग करता है C में और x A में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये C माइनस A का B है। According to question A is the subset of B, हाँ है ना। That means B is the superset of A, है ना। So surely क्या C minus B पर जाएगा आपको, is the subset of C minus A। बस अब आप देखो कहां पर भी ऐसे क्यों लिखा आपने, यानी मैंने ये दिखा दिया, देखो x एक एलिमेंट था जो B में भी नहीं है A में भी नहीं है, पर B तो सबसेट को A तो सबसेट है B का, तो इसका मतलब क्या x C में प्रेजेंट करता है, तो x C माइनस A में भी है, C माइनस B में भी है, तो बस सही होगी क्लियर। पर अगर सेंस की बात की जाए तो B तो A से बड़ा है, तो C माइनस B ऑटोमेटिकली क्या होगा, C माइनस A से छोटा हो जाएगा, तो C माइनस B क्या करेगा, सबसेट हो जाएगा C माइनस A का। इतनी सी बात आपको यहाँ पे लिखनी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि x एक ऐसा एलिमेंट है C के अंदर है, B और A के अंदर नहीं है। अब क्या हुआ कि A B से छोटा है कंपेयर टू B सबसेट को, A सबसेट है B का, तो इसलिए C माइनस B क्या हो गया, छोटा हो जाएगा कंपेयर टू C माइनस A के। इस सेंस की बात है, और ये आपको क्या प्रैक्टिकल में प्रूफ कर दिया, और वो x ये होगा भैया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ C माइनस A के 4 ऐसा है जो C में है B में नहीं है, ऐसे ही 4 C में है A में नहीं है, ये देखो यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसीलिए 4 जरूर बचेगा, 4 जरूर बचेगा। और फिर मैंने बाद में लिखा है जब C माइनस A बचा तो C माइनस A कंपेयर टू C माइनस B क्या होगा, बड़ा होगा, इसीलिए C माइनस B C माइनस A क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर हुआ मेरी बात नहीं भी, मैंने ये बात यहाँ पे आपको समझा दी है। कोई दिक्कत है किसी को, हाँ या ना, कोई दिक्कत बताओ भैया, हाँ या ना, बोल दो, कोई तो रिप्लाई करो यार, कोई तो रिप्लाई कर दो, समझ में आया नहीं आया। आ गया, मानित्य को समझ में आया, वैष्णवी बोला को समझ में आया। चलिए भैया आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। सारे एग्जांपल हो गए भाई, सारे एग्जांपल हो गए, इसके सभी एग्जांपल कीजिएगा अच्छी नॉलेज के लिए आपको, ठीक है। डालिए नहीं भैया, चैप्टर नंबर 2
लीव प्रोडक्ट टाइप ये कहता है अगर शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन सी है मान तो जरूरी नहीं है बी इक्वल टू भी सी हो भाई। और इसमें तो बी से सी दोनों थोड़ी इक्वल हो सकते हैं भाई। यहाँ तो ए चीज है ना तो ए कॉमन आ रहा बी से भी और ए आ रहा सी से भी, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे भाई दोनों के सेम आ रहे तो बी और सी इक्वल हो सकता नहीं है। बस बी मतलब कि सुनो ध्यान से पहले सुनो ए का बी से कॉमन है ए का सी का कॉमन है तो इनको वैल्यू मिलेगी। तो बी और सी का मतलब उसमें कुछ नहीं। मान लो बी आपके पास 2 3 4 5 सी है 2 3 4 5 6 और आपके पास ए 2 3 तो 2 3 दोनों में कॉमन है तो वो तो नहीं बने बी और सी। हाँ भाई चला आगे डायरेक्टिंग चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। डायरेक्टिंग रिलेशन एंड फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझिएगा भैया प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा भी है और बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा था भैया। चैप्टर नंबर 2 ठीक है रिलेशन एंड फंक्शन। बताइए भैया चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं ना ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चैप्टर नंबर 2 देखिए अभी सब लोग आप सेट्स पढ़ के आए होंगे, सभी लोग आप सेट्स पढ़ के आए हैं। यहाँ सेट्स का बेसिक मतलब सेट्स यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ना तो उसका बेसिक सेट्स से ही स्टार्ट होगा, यानी कि आपको सेट्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। सेट्स की आपको यहाँ पे जरूरत होगी थोड़ी बहुत समझने के लिए। तो पहले मैं आपसे बता दूँ यहाँ पे 2 टॉपिक हैं रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले टॉपिक और आता है रिलेशन से पहले, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है ये? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो आप ये टॉपिक ऐसे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है और ये थर्ड पोजीशन पे है। पहले हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर पढ़ेंगे रिलेशन, फिर क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। ठीक है तो सबसे पहले आपके पास डाला आपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। उसके अंदर पढ़ डाले फर्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले बेसिक समझते हैं, प्रैक्टिकली लिखना भी कुछ नहीं है, मैं लिखूंगा बाद में, इसकी डेफिनेशन बात समझाऊंगा। पहले सुनिए ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या। डायरेक्ट सब हेडिंग चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये टॉपिक ऐसे है 1 बाय 1 करके हैं, ये फर्स्ट है, 2 है और ये थर्ड है। ठीक है ये क्या है? फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो पहला हमारे टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपके सामने सबसे पहले जो स्टार्ट करूंगा वो करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो भैया होता क्या है? तो पहले हम इस देखते हैं, बेसिकली समझते हैं। डेफिनेशन तो बहुत दूर की बात है, हम समझ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपके पास एक सेट ए है 1 और एक सेट है बी, ये आपके पास है ए बी। क्या है? ए बी। सही बात है। तो अब आपसे कहूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। क्या कर दिया इसको? क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सेट ए की सेट बी के साथ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि 1 1 या 1 2 2 या 2 नहीं। तो देखो कैसा होगी इस प्रोडक्ट, सेट की प्रोडक्ट, सेट के ए की सेट बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या होगी? पहले 1 की होगी ए के साथ। क्या होगी? पहले 1 की ए के साथ, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 2 की बी के साथ। वो बहुत अंतर है, वो 12th में पहले 1 की ए के साथ, 1 की बी के साथ,
2 की ए के साथ, फिर 2 की बी के साथ। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर सिस्टम। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा गया? ऑर्डर मतलब क्या है कि मैंने कहा ए की बी से, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ए की बी से क्या हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमें एलिमेंट जो पेयर मिलेंगे, और ऑर्डर कैसा होगा? जब पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी का। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? अगर हम ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो एलिमेंट मिलते हैं या एक ऐसा सेट मिलेगा जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट रखेगा। फिर ध्यान से लगेगा, इफ वी वांट टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, देन वी हैव अ सेट which represent by a cross b, and this set have the collection of ordered pair element. That means the first element of pair element belongs to first set and second element should be belongs to second set. That means मैं क्या कहता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या कहा आपसे? अभी इसको मैं और रीडिफाइन करूंगा, इसके नाम भी बोलूंगा। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। दूसरा मतलब बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन, क्योंकि हम इसको XY प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। ये होती है 2 डायमेंशन है कि 2D मतलब कि 2 डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने सुना होगा 2D 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन, यानी 2 जगह से मेजरमेंट करना। 3D मतलब 3 डायमेंशन मतलब 3 जगह से मेजरमेंट करना, किसी भी चीज को 3 डायरेक्शन से मेजरमेंट करना। तो पहले बार सुनिए ध्यान से, मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लो आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट एक इस प्रकार का सेट होगा जो उन एलिमेंट का कलेक्शन रखता है जो ऑर्डर पेयर एलिमेंट रखेगा। क्या रखेगा? ऑर्डर पेयर एलिमेंट। ऑर्डर पेयर एलिमेंट का मतलब होता है जो पेयर एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले सेट से, दूसरा वाला दूसरे सेट से। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब क्या हुआ? ए की बी के साथ प्रोडक्ट, ये ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा दूसरे सेट से। क्यों? क्योंकि मैंने भी क्या कहा? ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी ये हो गया ऑर्डर पेयर एलिमेंट। क्या हुआ? ऑर्डर पेयर एलिमेंट। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा वाला दूसरे सेट से। मेरी बात समझ में आई? नहीं बताओ जरा, ए क्रॉस बी समझ में आया? नहीं बताओ, आया ना? ए क्रॉस समझ में आया? यानी कि अगर मैं आपसे बात कहूं, मेरी बात ध्यान समझेगा, मैंने क्या कहा कि if we have two sets, set A and set B, and if we want to find the A cross very cross product of set A and set B, then set A and set B की क्रॉस प्रोडक्ट एक इस प्रकार का सेट होगा जो डिनोट किया जाएगा A क्रॉस B से, और वो रखेगा ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का कलेक्शन। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का कलेक्शन। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि अगर आप ए की बी से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो पेयर एलिमेंट मिलेंगे उसमें जो पहला एलिमेंट होगा पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। मेरी बात समझ में किसने भी? तो इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। और इस प्रोडक्ट को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कार्टेशियन मतलब होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब होता है XY प्लेन। क्या बोलते हैं? XY प्लेन। ये x होता है और ये y एक्सिस होता है। तो हम इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं XY प्लेन में, क्योंकि इसका हर एलिमेंट XY की फॉर्म में लिखा जाएगा। किस फॉर्म में लिखा जाएगा? XY। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो आप कैसे लिखेंगे? x पर 1 हाइट और y पर a हाइट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होगा 1, a। क्या होगा? 1, a। नेक्स्ट क्या है? 1, b। तो b आपको हाइट लेगा ऊपर यहाँ पे, तो ये 1 ही है, तो ये होगा 1, b। नेक्स्ट है 2, a। तो 2 यहाँ पे a रहा, तो 2, a, फिर 2, b। मेरी बात समझ में आ रही है किसी को भी? तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्योंकि आप इस प्रोडक्ट के जितने भी आपके ऑर्डर पे एलिमेंट होते हैं उनको आप XY प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको 2 डायमेंशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल प्रोडक्ट, क्योंकि जो भी इसके एलिमेंट मिल रहे हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, मतलब उनको आप XY प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले बताओ, मेरी बात समझ में आई किसी को भी? तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो भाई, मेरी बात बताओ जरा ध्यान से। क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे तरीके से समझ में आया? क्या कहा मैंने? बताओ। अगर मेरी बात आप बोलते भैया नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। समझ में आया इस तरीके से? हाँ या ना? बढ़िया, बढ़िया है समझ में? ठीक है, लिख सकता हूँ इसके बारे में। ठीक है, डालिए हेडिंग।
देखिए क्रॉस प्रोडक्ट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट में लिखिए इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिखिए if we have two non-empty sets, if we have two non-empty sets, set A and set B, set A और ध्यान रखना जब भी आप सेट कहेंगे तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, सेट A एंड सेट B, ठीक है। देन द क्रॉस प्रोडक्ट, देन द क्रॉस प्रोडक्ट of set A and set B represent a such type of set, represent a such type of set which contain ये भाई दूसरे पेन से लिखेंगे, which contain ordered pair element, which contain ordered pair element from set A to set B, which contain ordered pair element from set A to set B, मतलब set A से set B के फॉर्म में, क्योंकि मैं A क्रॉस B की बात कर रहा हूं, हाँ है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B, A क्रॉस B, A क्रॉस B, and this product is also known as, and this product is also known as Cartesian product or two-dimensional product and represent in xy plane, or two-dimensional product and represent in xy plane। सही बात है भाई, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बताओ अगर मेरी बात तुम्हें लगते हो गलत है तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिखे भैया नेक्स्ट लाइन से, रिप्रेजेंटेशन इन सेट फिल्टर फॉर्म, यानी कि सेट फिल्टर फॉर्म आप इसको कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन इन सेट फिल्टर फॉर्म, यार इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट फिल्टर फॉर्म में। देखिए ध्यान से, if we have two non-empty set A and B, then A क्रॉस B is equal to, मान लो ये लिखा A कोमा B, क्या लिखा है यहाँ पे A कोमा B। सुनो ध्यान से मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से। पहले मैंने कहा मान लो आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है A और B, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट में एक मान लो पेयर एलिमेंट मिला A कोमा B, तो यहाँ पे सुनो ध्यान से, सच दैट A belongs to सेट A से एंड B belongs to सेट B से। सही बात है नहीं है मेरी बात, हाँ है ना? ये तो काम है ना कि ऑर्डर पे एलिमेंट मतलब क्या होता है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अगर कोई मेरी बात को गलत लगता हो तो बताओ, और सही है तो बताइए। मैंने कहा A क्रॉस B, और आपको मिला एक एलिमेंट क्या, उसका कोई भी A B, भाई तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट हो ना ये, तो मान लो आपको मान लो A क्रॉस B एलिमेंट मिला A B, तो पक्का उसका पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। अगर ये चीज मैं ऐसे लिख दूं B क्रॉस A, तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्या मिलेगा B कोमा A, तो सच दैट B belongs to B and
A belongs to set A। ध्यान एक बात रहेगी, एक नोट लिखे हैं नीचे। आप ये बोलो, नोट लिखेगा, अभी बता नोट लिखेगा, नहीं आ जाएगा, अब देखो नोट लिखे, एक नोट नीचे नोट लिखे, ऐसे कॉपी कीजिए एक बार। अभी तो मुझे, अभी तू एक्स से उल्टा कर दे प्लेन को। नहीं आते हुए काट हो जाएगा, वीडियो में दिखाऊंगा, शॉर्ट कट कर। यहां तक क्लियर है भैया? कोई डाउट है क्या? नोट हो गया? नोट ये भैया, नोट दे द आंसर। इफ वी हैव two non-empty set A and B, then A cross B does not equal to B cross A। अब लिखो नीचे यहाँ पर रीजन why। दे द आंसर। If A equal to लिया आपने 1 2 and B equal to लिया आपने यहाँ पे 3 4, ठीक है? तो अगर मैं आपसे A क्रॉस B करता हूँ तो कितना आएगा? 1 4, ठीक है? 1 3 1 4 2 3, सही बात है। अगर मैं कहूँ B क्रॉस A तो 3 1 3 2 4 1। अब आप लोगों के अंतर क्या है? आप इसको बोलते हैं एक्स वाई, तो यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 3, वाई की कितनी होगी? 1। क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में ही होते हैं। पहला एलिमेंट हमेशा x का होता है, दूसरा एलिमेंट y का होता है। ये अंतर है यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो y कितनी है? 3। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है तो y कितनी है? 1। उल्टा सिस्टम होगा, तो x y y x बदल गया, तो ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। डाउट क्लियर हो गया भाई? बस तो ठीक है, क्लियर हो मेरी बात? हाँ या ना? हुआ क्या या नहीं हुआ? हुआ। डाल हेडिंग रिप्रेजेंटेशन इन xy प्लेन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाई आउट करिए पहले, फिर डाल हेडिंग रिप्रेजेंटेशन इन xy प्लेन, बस ले देना, ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहले कॉपी कीजिए जल्दी, पहले कॉपी कीजिए जल्दी स्पीड से। ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता देना भैया। यहाँ तक क्लियर है भाई? डन? डन है यहाँ तक भाई? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन xy प्लेन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन xy प्लेन। अब से चलेगा वीडियो, पॉज होगी ना? हाँ वाईफाई से चल रहा हूँ, वाईफाई की दिक्कत है ना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन xy प्लेन। रफ कर दो इसको। हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन xy प्लेन। देखिए ध्यान से भैया, इफ वी हैव a इक्वल टू 1 2 मान लो एंड b इक्वल टू मान लो आप, चलो न्यूमेरिकल लेते हैं 4 5, ठीक है? देन a क्रॉस b इक्वल टू कितना होगा भैया? 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5।
then representation in xy वही आपके पास एक्स वाई प्लेन है। तो देखिए पहला आप लेंगे 1,4, क्या लेंगे आप यहाँ पे 1,4, तो x पे 1, y पर 4, ये हुआ 1,4 से लिखा मैंने। नेक्स्ट 1,5, तो 1,5 ये होगा भैया 1,5, 2,4 यहाँ पर 2 होगा, एक और 2,4, नेक्स्ट 2,5 समझ में आया नहीं आया? हाँ है ना, मेरी बात समझ में नहीं भी, बस यहाँ पर क्या हुआ रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्स वाई प्लेन का। देख पाया ध्यान से? हाँ या ना? और आप शेप ना चाहे तो शेप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये शेप बन गई आपकी। ये आपके पास इन पॉइंट का इंटरसेक्शन हो गया, यानी कॉमन पार्ट हो गया। तो ये आपकी क्या बन गई यहाँ पे शेप बन गई। ये क्या कहता था भैया रिप्रेजेंटेशन क्या था? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट जल्दी स्पीड से। मैंने आपको जनरली प्लेन दिखाया, आपको न्यूमेरिकल दिखा देनी पर्टिकुलर। आप यहाँ पे a, b लेके भी कर सकते थे, a, b और p, q स्मॉल एलिमेंट लेके भी आप यहाँ पे कर सकते थे, पर मैंने आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लेके दिखाया नहीं, कोई एलिमेंट का दिखाया है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? अब डाले सम, जल्दी लिखिए भाई। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप आज इसको टॉपिक को कंप्लीट करें, 2.1 को, यानी क्रॉस प्रोडक्ट को कंप्लीट करें। कुछ समझ में आया किसी को? नहीं आया? इसके ऊपर गया आसान है वैसे तो, मैथ आसान नहीं है क्या? अच्छा बच्चा बड़ा है, बड़ा बचपन से फेवरेट है ये सारी चीजें, झूठ भी ना बोल। तो मैं जब बच्चे जब वो समझाएगा अच्छा, तो मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हाँ आप इजी पढ़ा रहे हो, फिर ये रजित पढ़ेगा था। रजित भगवान करे तुझे बहुत अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनाए, शाबाश बच्चे बढ़िया। ये कहता सच्ची तारीफ मेरी। चलो ठीक है, हो गया भाई नोट? मतलब मैं अच्छा ठीक है भाई, आज तुमसे लिए क्वेश्चन, तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया, मेरी क्या रेटिंग है 5 में से? चलो 10 में बताओ, 10 स्टार से कितने स्टार मिलेंगे मुझे? हाँ भाई 10 में से कितने स्टार मिलने चाहिए? अभी तो ऐसे कोई टॉपिक अच्छा पढ़ा है ना, अभी तो आसान से चैप्टर चल रहा है, फिर भी 10 में से कितने स्टार? मुझे देंगे 10। चलो और 10 क्या 10.1, अभी 10 तक की बात है। और कोई मतलब सोचना पड़ रहा ने भी 10 कह दिए है। चलो मान लीजिए तुम भी कुछ कह दो, कोई बात ना। गौरव भैया तुम भी कुछ कह दो। अच्छा गौरव भैया तो कह 9.9, लो जी 0.1 कमी रह गई। चलो अब पूछो क्या कमी है, मैं जरा बता दूं। आज जब पकड़ लूंगा मैं। चलो अच्छा 10.1 से इसके धीरे से पहले ही। और भाई मान लीजिए कोई रेटिंग नहीं मिला है, चलिए इसलिए कोई रेटिंग है? हाँ तुम्हारी क्या रेटिंग है मेरे लिए? 10 ही है। चलो तुम तो पूछो ना, तुम तो झूठ बोल रहे हो। लो इसने कह दी 100, 10 ने 100 दे दी इसने, तो उल्टा तो कहना चाहिए। इसने उल्टा तो कहना चाहिए कि 10 100 में से, ये भी ऐसे होता है। चलो ठीक है भैया, उसे डिवाइड कर लो। अच्छा डिवाइड कर लो, 10 आ जाएगा। ठीक है चलो आज बात है। चलो ठीक है गौरव भैया, क्या कमी था हम दूर कर लेंगे। गौरव भैया कोई कमी था ना, हम भी दूर करेंगे। बताओ क्या कमी है?
आयुष तू भी दे दे कुछ कमेंट। गौरव भैया क्या कमी है पॉइंट बता दो यार, हमें कुछ सुधार करें, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। गौरव भैया क्या कमी है बताओ। चलिए सोच को बताना गौरव भैया क्या कमी है। आइए भैया डालिए हेडिंग, सम इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। सम इम्पोर्टेंट नोट्स, सम इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है भैया, सम इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। पढ़ा ले 1 पॉइंट, पढ़ा ले 1 पॉइंट। अच्छा 1 पॉइंट इसके पास गया। ओ ठीक है भैया, ठीक बैलेंस कर दे मामला, ठीक है। डालिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इफ we have two sets, if we have two sets, या नॉन एम्प्टी लिखना, if we have two non-empty sets, if we have two non-empty sets A and B, if we have two non-empty sets A and B which contain M and N element respectively, then number of A cross B is equal to होगा M into N elements। सही बात है भाई। मान लो पहले ये नोट कीजिए, if we have two non-empty sets, set A and set B, which contain M and N elements respectively, then number of A cross B is equal to क्या होगा M into N elements। मतलब अगर मान लो सेट A के अंदर 2 एलिमेंट है और सेट B के अंदर 3, तो A cross B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 3 जा 6, यानी कि 6 ऑर्डर पेयर एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? 6 ऑर्डर पेयर एलिमेंट। ये बात समझ में आई? नॉन एम्प्टी सेट का मैंने, नॉन एम्प्टी सेट का मैंने, अगर मान लो आपके पास सेट के अंदर नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब नॉन एम्प्टी एलिमेंट, भाई नॉन एम्प्टी सेट है तो कुछ तो एलिमेंट होंगे, और सेट भी क्या है? नॉन एम्प्टी एलिमेंट है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे, पर लिंक क्या चाहिए? फिक्स हो चाहिए। कितना चाहिए? फिक्स। अगर मान लो इसके अंदर m है, इसके अंदर n है, तो भी तो m into n मिलेगा भाई। अगर मान लो आपसे कह लो सेट के अंदर, खुद देखो आप, चलो ये मान लो आपके अंदर इसका एलिमेंट है 1 2, और B के अंदर कितने एलिमेंट मान लो? A B C, तो A क्रॉस B कितना है आपके पास? 2 3 जा 6 एलिमेंट हो। कैसे होंगे? 1 A 1 B 1 C, 2 A 2 B 2 C। सही बात है ना? है तो मैंने ये तो कहा आपसे कि अगर मान लो सेट A के अंदर m एलिमेंट है और सेट B के अंदर n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B क्या होगा? m into n मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो ना? अब दूसरा नोट सुन लो, पहले सुन लो फिर लिखना। मान लो एक तो सेट A है, वो इनफाइनाइट एलिमेंट रखता है, जैसे मान लो नेचुरल नंबर सेट कहते हैं मैंने। दूसरे के अंदर मान लो m एलिमेंट है, तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी? इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? इसको मैंने क्या कहा? मान लो आपके पास एक सेट A है और एक सेट B है, अगर उनमें से कोई सा भी एक या तो फाइनाइट हो जाए, मतलब कि फिक्स एलिमेंट वाला, और ये हो जाए इनफाइनाइट एलिमेंट वाला। क्या हो जाए? इनफाइनाइट एलिमेंट वाला, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी? सीधी सी बात है ना? अगर दोनों ही इनफाइनाइट हो गए तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, अगर उनमें से कोई सा एक एम्प्टी हो गया तो हाँ, तो एम्प्टी है प्रोडक्ट भी, मतलब अगर A एम्प्टी है और B नॉन एम्प्टी है, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी? एम्प्टी हो जाएगी। ध्यान रखिए ये बात आएगी भाई। मान लो A के अंदर 5 और B के अंदर कुछ एलिमेंट है, तो A क्रॉस भी क्या होगा? एम्प्टी हो जाएगा। बात समझ में आई? सुना अभी? यानी कि अगर दोनों
फिक्स एलिमेंट रहते हैं तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, फिक्स एलिमेंट रहती है। अगर कोई भी इनफाइनाइट हो गया और दूसरा फाइनाइट हुआ तब भी उनकी प्रोडक्ट इनफाइनाइट। अगर उनका कोई सा एक एम्प्टी हो गया दूसरा फाइनाइट हुआ तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी। तीन नोट हो गए क्लियर। चौथा मैं बताऊंगा, पहले दो नोट करो आप, तो दोनों नोट अपना आप लिखो, पहले खुद लिखिए अपना, मैंने आपको समझा दिया। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 लिख जल्दी स्पीड से लिखिए अपना, आप लिखो, हाँ जी लिखिए अपना, अपना आप लिखिए भाई। डबल 892 सॉरी वो स्क्रीन ऑफ होगी। हो गया भाई कॉपी, मतलब सॉरी नोट लिया अपना, क्लियर हो ना भाई। क्या लिखोगे, इफ वी हैव टू सेट्स, सेट A and set B, and one of them is finite and other is infinite, then the cross product of set A and set B is infinite। पहले तो ये हो गया सेकंड नोट, सही बात है ये। नेक्स्ट क्या लिखना, इफ वी हैव टू सेट्स, set A and set B, and one of them is empty set and other is finite set, then the cross product then the Cartesian product of set A and set B is a empty set। कोई दिक्कत, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है, बताइए एक बात, बोलो भाई क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, बोल दो दोस्तों, बोल दो। सबने लिख लिया, सबने लिख लिया ध्यान से। अब लिखिए नंबर 4। बढ़िया बढ़िया, शाबाश, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, अरे सबको समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट 4th पॉइंट, इफ वी हैव any non-empty set A, if we have any non-empty set A, then A cross A is called ordered triplet। ordered triplet मतलब ये क्या भैया, यहाँ पे तो ordered pair, क्योंकि पेयर मतलब दो एलिमेंट, यहाँ पे क्या होंगे, तीन एलिमेंट होंगे, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। पहला एलिमेंट पहले सेट से हो तो सीधी सी बात है, पर यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेंगे क्या मिलेंगे, 3D में मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 3D में मिलेंगे, यानी कि 3 डायमेंशन होगा। और इसकी प्रोडक्ट क्या रहेगी, 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट। क्या बोलाएगी ये, 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट। सुनिए ध्यान से, कैसे जाते देखो ध्यान से, पहले सुनिए ध्यान से, फिर लिखना भाई, पहले सुनिए ध्यान से। देखिए मान लिया आपके पास एक सेट है A, इसका अंदर एलिमेंट है 1 2, तो अगर मैं आपसे कहूं A क्रॉस A करो तो आप क्या लिखोगे, 1 2 की 1 2 से करोगे क्रॉस प्रोडक्ट,
तो इसके अंदर मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड। कैसे? 1 की 1 में, 1 की 2 में, 2 की 1 में, 2 की 2 में। अगर मैं कहूं कि A क्रॉस A कर दो भाई, तो देखो पहले A क्रॉस आप निकाल रखा 1 क्रॉस 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। फिर इसी कर दूं मैं A से। A क्या आपके पास? तो देखो कैसे मिलेंगे? 4 और 2 एलिमेंट है तो 4 दूनी 8 एलिमेंट मिलने वाले हैं। कैसे? पहले इसकी होगी इसके साथ 1 साथ, तो 1, 1, 1, फिर 1, 1, 2, फिर इसकी होगी 1, 2, 1, फिर इसकी से होगी 1, 2, 2, फिर 2, 1, 1, फिर 2, 1, 2, फिर 2, 2, 1, फिर 2, 2, 2। सही क्या मैंने? हाँ या ना? अब तो कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट। तो बताइए आप क्या लिखेंगे? If we have any non-empty set A, if we have any non-empty set A, then A cross A cross A is called ordered triplet. For example, ऐसा नोट कीजिएगा। For example, नोट कीजिए भैया जल्दी। ये ऐसे कार्ड इसको ये कार्ड है 3D प्रिंट होता है बताइए। वो XY में होता दो। तो ये भी सब इंपोर्टेंट नोट कर पाएंगे। तो ये अलग है तो दोस्तों लिखा है। ये हमने इसी आपने कोड हाँ तो नोट 4 लिखो क्या दिक्कत होगी? चावल साला नोट लिख लो भाई। एक काम करो नोट 4 हटाओ पे साले लो सिंगल नोट। हाँ इसे नोट कर लो अलग। ये एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए आप। नोट 4 मत करो आप, नोट अलग कर लो इसको। ठीक है? नोट कर लीजिए अलग। ठीक है? नोट अलग पॉइंट ले लीजिए इसको। ठीक है? 4 मत लिखो इसको अलग लिख लीजिए नोट। ठीक है? If we have any non-empty set A, then A cross A is called ordered triplet. For example, नोट कीजिए भैया। तो यहाँ पे एक चीज लिखना and this product is also called three-dimensional product. मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा जब आप 3D पढ़ेंगे। 3D पढ़ेंगे आप 12 चैप्टर में, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी। ठीक है? तब बताऊंगा आपको वहां पे। हाँ है ना? एंड इट इज रिप्रेजेंट इन 3D प्लेन। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं 12 चैप्टर पढ़ाऊंगा 3D, तब मैं आपको 3D प्लेन पूरा अच्छे समझाऊंगा इस तरीके से कि 3D होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं। जो आपने पढ़े ना वॉल्यूम, वो 3 डायमेंशन होता है। जैसे क्यूब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो देखो लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग होती है, वो 3 डायमेंशन होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है या रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ वो होता है 2D 2 डायमेंशन। जैसे XY प्लेन उसमें तो 3 डायमेंशन जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीज होती है। ठीक है? जैसे आप किसी कमरे कोने में खड़े हो, कोने दीवार में, तो आप देखना जैसे मैं यहाँ कोने में खड़ा अपने कमरे के, देखो कोना नहीं वाला भाई, जैसे मान लो ये कोना है इस कमरे का, तो एक तो ये होगी लेंथ, ऐसे होगी ब्रेथ और फिर ये होगी हाइट। तो किसी भी कोने से 3 डायमेंशन है, 3 डायरेक्शन। डायमेंशन मतलब मेजरमेंट करना, डायमेंशन का ना मेजरमेंट। तो 3 डायमेंशन है, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। तो 3 जगह से मेजरमेंट हो रहा। जबकि रेक्टेंगल जैसा फर्श है वो एक छपाई है, एक क्या है? छपाई। वो एक सरफेस है, तो बस 2D है, उसमें हाइट होगी कैसे? एक लेंथ और एक ब्रेथ, बस। ठीक है? समझ आई बात? नेक्स्ट को भी तो मैं इसको आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तब भी जब 12 चैप्टर पढ़ाऊं तब समझाऊंगा इसको। तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे यहाँ पे, और ये नोट हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ या ना? समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक है? अब डायनेटिक नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी इन ordered pair element, इक्वालिटी इन ordered pair element। ब्रैकेट लिख लो
इन क्रॉस प्रोडक्ट। पहले सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वैसे मैंने इसलिए पहले आपको हिंट दे दिया और डिपेंड से लिखवा दिया मैंने आपको, यानी इक्वलिटी मतलब बराबर। अगर कोई दो पेयर में एलिमेंट है वो बराबर कब होंगे, सोचो ध्यान से। भाई मान लो ये आपके पास कोई दो एलिमेंट है किसी के पेयर में, x y, और दूसरा है आपके पास 1, 2, ये इक्वल कब होंगे? भाई ये मान लो पेयर एलिमेंट है x y, दूसरा पेयर एलिमेंट कितना 1, 2, ये कब इक्वल होंगे? जब x इक्वल टू क्या होना चाहिए और y इक्वल टू 2, यानी कोरेस्पोंडिंग ऑर्डर एलिमेंट क्या होना चाहिए आपस में? इक्वल। सही बात है ना? तो मैंने क्या लिखा? इक्वलिटी इन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। लिखिए टू ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट, तो फ्रंट तो ऑर्डर पेयर एलिमेंट। देखिए टू ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट, टू ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। भाई मेरे पास समझ में नहीं? पहले मान लो आपके पास कोई दो पेयर एलिमेंट है, तो ये और एक ये है, अगर ये आपस में इक्वल हुए तो आप तो खुद भी सेंस है कि इसका पहला एलिमेंट इसके एलिमेंट से इक्वल, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से इक्वल, मतलब क्या हुआ? कोरेस्पोंडिंग ऑर्डर एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सही बात है ना? अरे हाँ है ना? तो लिखिए टू क्या लिखा है मैंने बताइए एक बार? टू ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आर इक्वल, two ordered pair element are equal of the Cartesian product of two non-empty sets पे किसी भी, है ना? सही बात है ना? of the Cartesian product of two non-empty sets if and only if, दूसरे पहले से लिखेगा भैया, if and only if corresponding order element, if corresponding order element of pair element are equal, if corresponding order elements of pair elements, सही बात है ना? if corresponding order elements of pair elements are equal, सही है? for example if x, y equal to 1, 2, if x, y is equal to 1, 2, then x must be 1 and y must be 2. if x, y equal to 1, 2, if x, y equal to 1, 2, then x must be 1 and y must be 2. हाँ या ना? हाँ या ना? 2.1 कंप्लीट करोगे अपना, 2.1 कंप्लीट करोगे, जो भी कोई दिक्कत होगी आप मुझसे पूछेंगे, वैसे आराम से हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज। नहीं होगी मैं बताऊंगा, देखो जितने क्वेश्चन आप खुद करेंगे ज्यादा से ज्यादा आप उतने इंटेलिजेंट बनेंगे, मेरे ऊपर निर्भर ना रहे। ठीक है भैया? जिनकी फीस है फीस सबमिट करें, कल मिलते हैं आपसे। ठीक है भैया?